हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एमसीक्यू बैच में। इतिहास एमसीक्यू बैच के अंतर्गत हम लोग का टॉपिक आज का है अरब तथा तुर्क आक्रमणकारी। तो अरब और तुर्क आक्रमणकारियों से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो आइए एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं और इस क्लास को देखने के बाद से आपके इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएंगे वह बिल्कुल इसी क्लास से आने वाले हैं, इससे बाहर प्रश्न बिल्कुल नहीं आएंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एमसीक्यू बैच के साथ साथ अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, इसके लिए सुबह 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन का सलूशन करवाया जाता है, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि, और एकदम अच्छे तरीके से बड़े बड़े प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से और एकदम शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप हमारे साथ इस बैच के माध्यम से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगले बैच के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप मैथ बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं मैथ फाउंडेशन बैच के साथ रोज सुबह 9 बजे। रोज सुबह 9 बजे इसमें हम लोग का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात आज खत्म हो जाएगा, तो कल से पुनः किसी नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो इस बैच के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और एकदम अच्छे तरीके से आप हमसे मैथ को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला बात मैं आपको बता दूं कि इस बैच के साथ साथ हमारे पास कुछ और बैच लाने की बिल्कुल उम्मीद है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अभी आपका सुबह 8 बजे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच चल रहा है, मैथ फाउंडेशन बैच अभी फिलहाल में चल रहा है, और जीके जीएस प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत जल्द आने वाले हैं शाम को 6 बजे। पॉलिटी आपका अभी शाम को 7 बजे हुआ है और उसमें हम पढ़ाएं आपको उच्च न्यायालय, तो इसको भी आप अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला को समाहित किया गया है, तो इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं। और अभी आपका जो इतिहास है हिस्ट्री बैच ये चल रहा है और रीजनिंग बैच बहुत जल्द आने वाला है, और ये सारे कोर्स आपके फ्री हैं, एक भी रुपया आपका खर्चा नहीं होने वाला है। फ्री का मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ा दिए बस हो गया, नहीं। जो आप कंटेंट पढ़ने के लिए पैसा देते हैं वह कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। एक बार ध्यान से पढ़ के देखिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कंटेंट कितने बेहतर हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो भारत पर पहला सफल आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में किसके ऊपर? तो सिंध के राजा थे जिसका नाम था दाहिर। तो 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध होता है? तो सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध होता है, और करने वाला कौन है? तो करने वाला है आपका मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किस युद्ध में? तो युद्ध का नाम था रावर का युद्ध। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, थोड़ा सा मैं मार्कर को और पतला कर लूँ, बहुत मोटा हो गया है। चलिए अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अभी हमने आपको बताया कि कितना पे, थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, हमने आपको बता रखा है 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में राजा कौन था? तो सिंध क्षेत्र पर आक्रमण होता है, और जहां का राजा क्या होता है? राजा का नाम होता है दाहिर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। कितने बार आपको बता दिए कि जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय पहला आक्रमण सिंध पर किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और उस समय सिंध का राजा होता है राजा दाहिर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर
1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसका भारत पर पहला आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध होता है? तो ओ हिंद के राजा होते हैं, ओ हिंद के राजा जिनका नाम होता है जयपाल। जयपाल के विरुद्ध, ओ हिंद के राजा जयपाल के विरुद्ध पेशावर में क्या होता है? पेशावर में युद्ध होता है, जिसमें जयपाल हार जाते हैं और महमूद गजनवी इनको अपमानित करके और धन लूट कर छोड़ देता है। और जयपाल क्या होते हैं? अपने को अपमान से दुखी होकर खुद को क्या कर लेते हैं? समाप्त कर लेते हैं, यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। अपने पुत्र आनंदपाल को गद्दी सौंप देते हैं। तो कुल कितनी बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी? कुल 17 बार आक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनवी ने जितना भी युद्ध किया था भारत में, जितना भी युद्ध किया था भारत में, सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था यही सोमनाथ मंदिर का युद्ध था। सोमनाथ मंदिर का, सोमनाथ मंदिर को लूटता है महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में। और इसमें जो भारत का शासक होता है वह होता है भीम प्रथम। भीम प्रथम उसमें भारत का क्या होता है? शासक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न का देखिए, जो आपको प्रश्न बताए थे वही प्रश्न यहाँ आ गया। कह रहा है कि 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो हमने क्या बताया आपको कि महमूद गजनवी का जो पहला युद्ध होता है 1001 ईस्वी में होता है। और कहाँ पे होता है? पेशावर में होता है। कहाँ पे होता है? पेशावर में होता है। और इसमें ओ हिंद के राजा कौन होते हैं? जयपाल होते हैं। जयपाल को क्या करता है? पराजित करता है और यहाँ से बहुत मात्रा में धन और लूट के लेके चला जाता है और जयपाल को अपमानित करके छोड़ देता है। जयपाल अपने आप को अपमानित समझकर खुद क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं और अपने गद्दी को अपने बेटे आनंदपाल को सौंप देते हैं। और यही नहीं, जयपाल ही मात्र एक ऐसा शासक था जिन्होंने आत्महत्या किया था। यह भी बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो कौन था? तो जयपाल था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? ध्यान से, 7 ना, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला जो शासक है वह कौन है? महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। आगे देखिए, 8वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और भारी मात्रा में लूटपाट मचाता है, मंदिर को तोड़ ओड़ देता है। ठीक है, इसीलिए महमूद गजनवी को एक नाम दिया गया जिसका नाम था मूर्ति भंजक। क्या नाम दिया गया था? मूर्ति भंजक, क्योंकि ये मूर्तियों को क्या कर देता था? तोड़ देता था। तो सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से क्या किया? इसने ध्वस्त कर दिया था। और जब पूरी तरीके से ध्वस्त करने के बाद हमने बताया था कि जब यह सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था तो उस समय भारत का शासक था भीम प्रथम। तो यही भीम प्रथम क्या किया था? पुनर्निर्माण करवाया था, वही भीमदेव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वह थे कौन? अरब के, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अरब जनरल ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया था।
किसने? 711 ने 712 होना चाहिए। ठीक है, 712 का जो युद्ध हुआ था वो तो असफल हो गया था। 711 का जो युद्ध था वह असफल हो गया था, तो मेरे ख्याल से 712 होना चाहिए। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी। कह कि सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो यह शासक था कहाँ का? महमूद। सुल्तान महमूद कहा जाए या महमूद गजनवी कहा जाए, बात एक ही है। ठीक है, यह कहाँ का शासक था? तो यह गजनी प्रदेश का शासक था। गजनी प्रदेश का शासक था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनवी की बात आ गई है और पीछे आगे लगा है सुल्तान। तो ये भी बात याद रखिएगा कि प्रथम तुर्क शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था वह यही था, महमूद गजनवी ही था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहे कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां बहुत ही खूंखार शासक था। चंगेज खां। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था तेमुचिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। कह कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिनमें से दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। यानी कि किस युद्ध में? देखिए तो ध्यान से देखिएगा। एक युद्ध होता है 1191 में, एक युद्ध होता है 1191 में, जिसे कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। क्या कहा जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध। अब इस तराइन के प्रथम युद्ध किसके बीच होता है? तो एक साइड होता है कौन? गौरी, और एक साइड होते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। इसमें तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और गौरी क्या होता है? हार जाता है। लेकिन अगले ही साल 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में क्या होता है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और इस तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त था, मित्र था, जिसका नाम था जयचंद। जयचंद क्या करता है? गौरी से जाके मिल जाता है और उधर गौरी और जयचंद मिलके द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को क्या करते हैं? हरा देते हैं। तो किस युद्ध की बात हो रही है? तराइन के युद्ध की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। मार्कर बहुत मोटा चल रहा है, ठीक है, इसको और पतला करते हैं। हाँ अब ठीक है, इतना पर दिखेगा ना, 1 नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए। खरा कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? हमने क्या बताया कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था, अभी हमने क्या बताया कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौरी की प्रथम हार नहीं है। मोहम्मद गौरी की प्रथम हार कब होती है? तो वह 1178 ईस्वी में होती है, जब वो गुजरात पर आक्रमण करता है और भीमदेव यानी कि भीम द्वितीय क्या करते हैं? इसको पराजित करते हैं। ये दूसरी बार हार थी भारत में इसकी। अगला प्रश्न कह कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने की लड़ाई लड़ा था, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुआ था? तो वह हुआ था तराइन का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, सूची वाला प्रश्न है और सूची वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और एक प्रश्न से 4 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न से 4 प्रश्न बनते हैं। थोड़ा सा मैं, हाँ चलिए अब दिख रहा है आपको। देखिए आपको कुछ नहीं पता है तो मैं बता दूं कि 1091 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें जयचंद क्या करता है? मोहम्मद गौरी का साथ देता है। और इसके 2 ही साल बाद 1194 ईस्वी में क्या होता है? चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को क्या कर दिया था? हरा दिया था। तो एक तो ऑप्शन मिल गया ना, एक तो ऑप्शन मिला कि पहले का आपका क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा, पहले का बी। कौन कौन ऑप्शन गलत हो गया? ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, रह गया बी और डी। ठीक है, चलिए आपको कुछ नहीं पता है तो बाबर में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा कि बाबर भारत में जो युद्ध करता है उसका ट्रिक होता है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर गया। 26, 27, 28, 29। ठीक है, 26, 27, 28, 29 यानी कि घाघरा के युद्ध 1529 में। इतना तो पता होगा आपको। अगर इतना पता है तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ए का दो बी में है और डी में है। डी का तीन किस में है? केवल डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पूरा मिलाना है तो मिला लेंगे। तैमूर लंग कब आक्रमण किया था भारत पर? 1398 ईस्वी में खिलजी वंश के शासन के आसपास किया था। ठीक है, और तालीकोटा के युद्ध कितना में? 1565 में। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी आपका देख लीजिए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या करा आपसे? करा है कि अरबों के सिंध विजय का प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है? तो अरबों के सिंध विजय का, जब सिंध पर आक्रमण किया था अरबों ने, कितना ईस्वी में? तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। और किसके ऊपर करता है? तो उसमें सिंध के राजा होते हैं राजा दाहिर। इनकी जो चर्चाएं हैं वो चचनामा ग्रंथ में मिलता है, चंचनामा ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बी आपका सही उत्तर है। चचनामा ग्रंथ किसने लिखा था? चचनामा ग्रंथ किसने लिखा था? इसने लिखा था अली अहमद ने। किसने लिखा था? अली अहमद ने। चचनामा ग्रंथ किसने लिखा था? अली अहमद ने लिखा था। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। किताब उल हिंद बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब उल हिंद किसने लिखा था? तो किताब उल हिंद लिखा था अलबरूनी ने। हाँ, अलबरूनी ने लिखा था। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि अरबों के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? क्या अरबों के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य राज्य का विस्तार करना था? क्या धन लूटना था? या इस्लाम धर्म का प्रचार करना था? या इसमें से कोई नहीं था? तो अरबों के आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो इनमें से कौन नहीं है? तो राज्य का विस्तार करना, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर गैर ब्राह्मण पर लगाए जाने वाला गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला एक कर होता है। जजिया कर जो गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला एक कर होता है। इसकी शुरुआत किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत किया था तो 5 लोगों के ऊपर नहीं लगा था जजिया कर, जिसमें पहला क्या था? तो नोट कर लेंगे आप लोग। इसमें पहला था बच्चा, यानी कि बच्चे के ऊपर जजिया कर नहीं लगेगा। दूसरा बात कहा था बूढ़ा, कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसके ऊपर जजिया कर नहीं लगेगा। तीसरा बात कहा था ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगा था। चौथा व्यक्ति कहा था विकलांग, कि यदि कोई व्यक्ति विकलांग है उसके ऊपर भी जजिया कर नहीं लगेगा। पांचवा बात कहा था स्त्री, कि अगर कोई महिला है उसके ऊपर भी जजिया कर नहीं लगेगा। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन सा शासक था? क्या आपको पता है? तो अभी आगे आने वाले प्रश्नों में, मतलब आगे आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे कि ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया था। तो आप पढ़ेंगे तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न कह रहा है कि महमूद गजनवी अपने पिता सुबुक्तगिन के शासनकाल में कहाँ का शासक था। तो जब महमूद गजनवी सुबुक्तगिन के पुत्र था, और सुबुक्तगिन क्या था, अल्पतगिन का गुलाम व दामाद था। पहले गुलाम था, बाद में उसकी बेटी से शादी हो गया, फिर दामाद हो गया। तो अपने पिता के शासनकाल में यह कहाँ का शासक था, तो वह था खुरासान का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था। तो अभी हमने पीछे वाले प्रश्न में आपको बता दिया था कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो पहला तुर्क शासक था वह था मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। किसके विरुद्ध, तो हिंद के राजा जयपाल के विरुद्ध। जयपाल ने आत्महत्या किया, अपना गद्दी अपने बेटे को सौंप दिया पेशावर के युद्ध में। अगला प्रश्न, करक कि निम्नलिखित में से किसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। याद कीजिए सोमनाथ मंदिर। कौन, महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, करक कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध था, यह अभियान कब किया गया था। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर को लूट के लेके जा रहा था 1025 ईस्वी में, तो रास्ते में इनको जाटों ने क्या किया था, परेशान किया था। जाटों ने इनको क्या किया था, परेशान किया था। फिर गए और वहां से लौट के आए 1027 ईस्वी में और अपना अंतिम अभियान किया था जाटों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, यानी कि किसके साथ भारत आया था। तो वह आया था यही शासक मोहम्मद गजनवी के साथ और इसी के शासनकाल में। अगला प्रश्न कर रहा है कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन थे। महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे फिरदौसी। ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने, करें महमूद गजनवी का संबंध किस वंश से था। तो महमूद गजनवी का संबंध यामनी वंश से था। ऑप्शन नंबर बी। वही बात फिर से दोहरा के आ गई कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। मतलब प्रश्न नहीं आया था, हमने तो आपको बताया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है, कह कि भारत में मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान गोखर जाति के विरुद्ध था, यह अभियान कब हुआ था। देखिए महमूद गजनवी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था, तो वह था जाटों के विरुद्ध। मोहम्मद गजनवी का जो था अंतिम अभियान वो 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध था। लेकिन वही जाटों के विरुद्ध था, लेकिन वही मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था पंजाब के गोखर जातियों के विरुद्ध था। और कब था, तो 1205 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, यालदोज भी था और कुबाचा भी था, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने देखा। अब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की स्थापना किया था उस वंश के बारे में कल की क्लास में पढ़ा जाएगा। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अब सुबह मुलाकात होगी एनटीपीसी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।